अपने दादाजी से निशा की लोकेशन पता चलने का सुन कुणाल झट से अपनी जगह से उठता है और रूम से बाहर जाते हुए हर्षवर्धन जी से कहता है, क्या सच में? आप मुझे लोकेशन सेंड कीजिए, मैं अभी निशा को लेने जाऊंगा। कुणाल की बात सुन हर्षवर्धन जी कुणाल से कहते हैं, तुम ऐसे ही बिन को प्रोटेक्शन के और प्रॉपर प्लान के नहीं जा सकते। उसने हमारी बहू को ऐसी जगह रखा है जहां हम ऐसे ही भी जा सकते। हमें पहले कुछ न कुछ प्लान बनाना होगा, इसीलिए तुम रघुवंशी विला आओ और आते वक्त अभिनव बेटा को और राजेश को भी यहाँ आने के लिए बोल दो। हम सब मिलकर निशा को कैसे लाया जाए इसका प्लान बनाएंगे। अपने दादाजी की बात सुन कुणाल हाँ बोल देता है और कॉल कट कर अभिनव को रघुवंशी विला पहुंचाने का मैसेज कर राजेश जी को भी कॉल कर देता है। कुणाल अपनी कार में बैठ विला के लिए निकल जाता है। इधर अभिनव जब रघुवंशी विला के लिए जा रहा था तब उसे आरव उसकी कंपनी के नीचे मिलता है। वो अभिनव से कहा जा रहा है पूछता है तो अभिनव उसे बताता है कि शायद निशा के बारे में कुछ पता चला है, इसीलिए कुणाल ने उसे रघुवंशी विला बुलाया है। ये सुन आरव भी उसके साथ जाने का कहता है तो दोनों रघुवंशी विला की तरफ जाते हैं। निशा बहुत पूरी रात अकेली रहती है। उसे बहुत भूख लगी थी लेकिन उसे वहाँ कोई भी कुछ भी खाने के लिए नहीं देता। वो थक हार कर रात को बहुत देर से सो जाती है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने सामने सौरभ को पाती है जो उसे ही देख रहा था। निशा को अपनी आंखें खोलती देख सौरभ निशा शामिल करते हुए पूछता है, उठ गई जान? मैं कब से तुम्हारे उठान का वेट कर रहा था। सौरभ को ऐसे बोलते देख निशा उसे कंफ्यूजन में अपनी आंखें सिकुड़कर देखने लगती है। निशा को ऐसे कंफ्यूज देख सौरभ अपनी जगह से उठकर निशा के सामने आते हुए उसे बोलता है, तुमने कल कहा था ना कि तुम अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हो और उसे डाइवोर्स नहीं दोगी। सौरभ इतना बोल निशा को देखने लगता है जैसे उसके हाँ करने का इंतजार कर रहा हो। लेकिन निशा उसे ऐसे ही बिना किसी भाव के देखने लगती है, लेकिन उसके मन में सौरभ की अधूरी बात सुन बेचैनी होने लगी थी। निशा को चुप देख सौरभ अपनी बात आगे कंटिन्यू करता है, और मैंने कहा था कि अगर तुम उसे डाइवोर्स नहीं दोगी फिर भी मैं तुमसे शादी करूंगा। फिर से इतना बोल सौरभ निशा को देखता है। अब निशा के चेहरे पर डर दिख रहा था। निशा के चेहरे पर डर देख सौरभ समझ जाता है कि निशा को उसकी बात समझ आ गई है। वो आगे बोलता है, तो आज हमारी शादी है। सौरभ के इटाना बोलते ही निशा आंखें फाड़े उसे देखने लगती है। निशा के इतना शॉक एक्सप्रेशन देख सौरभ हंसते हुए बोलता है, इतनी शॉक मत हो जान, थोड़ी देर में मेरे फैमिली मेंबर्स आने वाला है, उसके बाद मेरी मॉम तुम्हें रेडी करेगी शादी के लिए। सौरभ की बातें सुन निशा को अब डर लगने लग था। वो कुछ बोल भी नहीं पाती, सिर्फ सौरभ को एक टक देख जा रही थी। निशा कुछ बोल पाती कि उस रूम का डोर ओपन होता है और एक 40 से 45 साल की औरत और 19 से 20 की लड़की अंदर आते हैं। सौरभ उन दोनों को देख खुश होते हुए बोलता है, मॉम आप आ गई, मैं आप दोनों का ही वेट कर रहा था। इतना बोल वो अपनी मॉम को बाद में अपनी बहन को हग करता है। उसकी मॉम कौशल्या जी उसे देख बोलती है, अरे बेटा तुमने हमारी बहू को ऐसे बांध कर क्यों रखा है। उनके ऐसे पूछने से सौरभ बोलता है, मॉम आपकी होने वाली बहू बहुत अच्छा फाइट करती है, अगर वो यहाँ से भाग गई तो इसलिए इसे ये बांध कर रखा है। सौरभ और कौशल्या जी की बात सुन रही निशा चिढ़ते हुए बोलती है, नहीं मैं आपकी बहू हूँ और नहीं इसकी बीवी। अगर मेरे हस्बैंड को पता चला कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हारा क्या हाल होगा तुम सोच भी नहीं सकते। निशा के ऐसे बोलने से कौशल्या जी हंसते हुए बोलती है, मेरे भांजे को मैं बचपन से जानती हूँ, इसलिए तो तुम्हारी शादी मेरे बेटे से जल्द करवाना चाहती हूँ। एक बार शादी होने के बाद वो क्या करेगा ये मैं भी देखूंगी। कौशल्या जी की बात सुन निशा उन्हें कंफ्यूज होकर देखते हुए बोलती है, भांजा। उसके ऐसे बोलने से सौरभ की बहन बोलती है, हाँ भांजा, वो मेरा हसन होना चाहिए था और तुम मेरी भाभी, लेकिन उसने तुमसे शादी कर ली। मैंने कितनी बार कुणाल के पास जाने की कोशिश की है लेकिन वो किसी लड़की को अपने पास आने ही नहीं देता। मैंने उसके पास जाने की वजह से अपनी पहचान तक उससे छुपाई है और उसकी कंपनी में जॉब करती हूँ लेकिन फिर भी उसके पास नहीं जा पाई। सौरभ की बहन की बात सुन निशा को हंसी आती है और वो थोड़ा हंसते हुए तंज भरे लहजे में बोलती है,
तुम्हें सच में लगता है कि कुणाल को तुम्हारी आइडेंटिटी मालूम नहीं होगी? वो तो बस वेट कर रहा होगा कि तुम उसकी कंपनी में किस मकसद से आई हो ये जानने का। निशा की बात सुन सौरभ की बहन चिढ़ते हुए गुस्से से बोलती है, इम्पॉसिबल, कुणाल को मेरी आइडेंटिटी पता ही नहीं लग सकती। मैंने बहुत अच्छे से सब कुछ मिटा दिया है जो मुझे मेरे फैमिली से जोड़ता है। उसकी बात सुन निशा कुछ नहीं बोलती, सिर्फ अपना सिर हिला देती है और स्माइल करती है। सौरभ उनको झगड़ते देख थोड़ा झल्लाते हुए बोलता है, बस करो और इसे ऐसे ही तैयार करो, हम आज ही शादी करनी है। सौरभ के ऐसे बोलने से सब शांत हो जाते हैं और निशा सौरभ की तरफ देख एटीट्यूड के साथ अपनी भौएं चढ़ाते बोलती है, तुम्हें सच में लगता है हमारी शादी होगी? निशा को इतने एटीट्यूड के साथ बोलता है, सौरभ भी एटीट्यूड में बोलता है, थोड़ी देर में तुम्हें पता चल ही जाएगा मेरी जान, हमारी शादी होगी या नहीं। इतना बोल वो अपनी मॉम को निशा को तैयार करने का बोल खुद तैयार होने चला जाता है। सौरभ की मॉम निशा की तरफ देख नफरत और गुस्से से बोलती है, जब मेरा बेटा तुमसे शादी करेगा तब मैं अपने डैड का और भाई का मुंह देखूंगी। बस अपने प्यार से शादी की और वो इलीगल काम करता है, बोल उन्होंने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए, अब देखूंगी मेरे बेटे के साथ शादी होने के बाद जब वो तुम्हें चोट देगा तब वो तुम्हें अपनाएंगे या नहीं। निशा उनकी बात सुन हंसते हुए बोलती है, शादी होगी तब देखेंगे ना। आपको क्या लगता है आप मेरी शादी अपने बेटे से करवाएंगी और आपका भांजा बस ऐसे ही देखते रह जाएगा? निशा कुणाल पर इतना भरोसा करते देख कौशल्या जी बोलती है, जरूर होगी, जब तक वो तुम्हें ढूंढ लेगा तब तक तुम्हारी शादी मेरे बेटे से जरूर हो चुकी होगी। निशा अपने मन में सिर्फ टाइम पास करने का सोच रही थी, उसे किसी भी तरह इस शादी को रोकना था, इसलिए वो ये सब बोल रही थी, लेकिन उसके मन में डर भी था कि शादी से पहले उसे कुणाल ढूंढ नहीं पाया तो वो क्या करेगी। वो अपने विचारों से बाहर आते हुए बोलती है, वो तो देखा जाएगा, लेकिन एक बात बताइए आप मुझे, जो कि पहले से ही शादीशुदा है, उस लड़की से अपने बेटे की शादी करवाना चाहती है। और मैं उतनी खूबसूरत भी नहीं हूँ जो आपके बेटे को मैच कर सकूं। निशा की बात सुन कौशल्या जी हंसते हुए बोलती है, तुम्हें किसने कहा कि तुम शादी करके मेरे घर आओगी? मेरा बेटा तुमसे शादी कर तुम्हें छोड़ देगा और फिर किसी अच्छी लड़की से मैं उसकी शादी करूंगी। उनकी बात सुन निशा हंसते हुए बोलती है, लेकिन आपका मेरे अलावा और किसी से शादी नहीं करना चाहता, इसीलिए तो बचपन से मुझे ढूंढ रहा है। निशा की बात सुन सौरभ की बहन गुस्से से बोलती है, तुम्हें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो हम मांग कर लेंगे। कुणाल, आरव और अभिनव तीनों एक साथ जाते हैं। कुणाल आरव को अभिनव के साथ देख उसे ग्रीट करता है और तीनों सीधे उनके स्टडी रूम में चले जाते हैं। वहां पहले से ही राजेश जी, गौतम जी और हर्षवर्धन जी थे। वो तीनों स्टडी रूम में आकर चेयर पे बैठ जाते हैं। कुणाल सबसे पहले अपने दादाजी से पूछता है, बताइए दादाजी, निशा को उसने कहाँ रखा है? उसके ऐसे पूछने से कुणाल के दादाजी एक बार सबको देखते हैं और फिर धीरे से बोलते हैं, उसका सबसे ज्यादा राज जहाँ चलता है वही रखा है। उनके इतना बोलते हैं अभिनव बोलता है, आपका मतलब उसने निशु को बंगलौर में रखा है? उसकी बात पर दादाजी हमें सिर हिलाती है। तो कुणाल बोलता है, तो आपने निशा को लाने के लिए कुछ सोचा है? उसके ऐसे पूछने से उसके दादाजी बोलते हैं, तुम्हारी बुआ ने हम सब पर नजर रखने के लिए अपने सारे आदमी लगाए होंगे, हमें कोई ऐसा इंसान चाहिए जो उसकी नजर में ना हो। दादाजी की बात सुन कुणाल थोड़ी देर सोचता है और फिर आरव की तरफ देख बोलता है, बुआ सिर्फ हमारे फैमिली मेंबर्स और मित्तल फैमिली पे नजर रखी होगी तो हम आरव को बंगलौर भेज सकते हैं। कुणाल की बात सुन आरव भी बोलता है, मेरे कुछ आदमी है वहाँ पे, मैं मेरे जन्म से पहले ही उन्हें उस सौरभ पर नजर रखने के लिए बोल देता हूँ ताकि हम उनकी हर एक मूव को नोटिस कर सके और फिर तुम लोग वहाँ आ सकते हो। आरव की बात पर अभिनव भी सहमति जता देता है। हर्षवर्धन जी आगे बढ़ते हैं, हमें जो भी करना है जल्द से जल्द करना होगा। वो लोग पागल है, कुछ भी कर सकते हैं। हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निशा को वहां छुड़ाना होगा। उनकी बात सुन कुणाल बोलता है, उसे कुछ नहीं होगा, हम उसे सही सलामत घर लेकर आएंगे। अभिनव अपने डैड से पूछता है, डैड क्या मॉम को इस बारे में पता है? तो राजेश जी बोलते हैं,
नहीं, दोनों घर में किसी भी लेडीज को नहीं पता है और किसी को बताना भी मत वरना वो पैनिक करेगी। हम अपनी बच्ची को जल्द से जल्द वापस लाएंगे और फिर उस इंसान को छोड़ेंगे नहीं जो हमें हमारी निशु से दूर करना चाहता है। उनकी बात पर अभिनव हाँ में सिर हिला देता है। आरव वहां से उठते हुए बोलता है, मुझे जाना होगा, मैं अभी बेंगलोर के लिए निकलता हूँ। इतना बोल वो वहां से निकल जाता है और अभिनव और कुणाल भी वहां से जाने के लिए निकलते हैं। वो दोनों स्टडी रूम से बाहर ही आए थे कि उन्हें वहां करण मिल जाता है जो स्टडी रूम की तरफ ही जा रहा था। वो उन दोनों को बाहर आते देख कुणाल से पूछता है, भाई आपने इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे छुपाई? उसकी बात सुन कुणाल उसे बोलता है, बताने के लिए टीम ही नहीं मिला। तो करण बोलता है, मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगा। कुणाल करण को मना करना चाहता था लेकिन उसकी जिद चेहरे पर देख साथ चलने के लिए मान जाता है। आरव ने अपने लोगों को सौरभ और उसकी फैमिली पर नजर रखने के लिए कह खुद भी बेंगलोर के लिए निकल जाता है। कुणाल भी अभिनव और करण के साथ किसी की नजर में बिना आए बेंगलोर के लिए चला जाता है। उसे निशा की फिक्र हो रही थी। आरव बंगलों में जैसी पहुंचता है उसे उसके एक आदमी का कॉल आता है। वो कॉल उठाता है तो सामने से उसका आदमी बोलता है, सर बुरी खबर है। आरव उसकी बात सुन वरीड आवाज में बोलता है, क्या बात है, क्या हुआ है? तो वो आदमी बोलता है, बॉस मैंने हमारे एक आदमी को उनके विला में भेजा था तो उससे पता चला है कि वो लोग मिस निशा की शादी सौरभ त्रिवेदी से करना चाहते हैं और शायद शादी आज ही रात को है। उस आदमी की बात सुन आरव हैरान रह जाता है और उसे उन पर नजर रखने के लिए और पल पल की खबर उसे देने के लिए बोलकर आरव कॉल कट कर देता है। आरव जल्दी से कुणाल को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन कुणाल प्लेन में होने की वजह से उसका कॉल नहीं लगता। तो आरव अभिनव को कॉल करता है लेकिन उसका भी कॉल नहीं लगता। फिर आरव राजेश जी को कॉल कर कुणाल और अभिनव के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि वो दोनों बंगलों के लिए निकल चुके हैं। वो तो राजेश जी को निशा के बारे में कुछ नहीं बताता और कॉल कट करता है। फिर कुणाल को पहुंचते ही कॉल करने का मैसेज छोड़ता है और खुद वहां के उसके एक होटल में चला जाता है। जब कुणाल और अभिनव बंगलोर लैंड होते हैं तो कुणाल अपना मोबाइल निकाल देखता है तो उसे आरव का मैसेज मिलता है। वो अपनी कार में बैठ आरव को कॉल लगता है तो आरव झट से पहली रिंग में ही उसका कॉल रिसीव करता है जैसे उसी के कॉल का वेट कर रहा हो। आरव कॉल रिसीव करते ही कुणाल को बोलने का मौका दिए बिना बोलता है, तुम जहां भी वहां से मैं जो तुम्हें एड्रेस भेज रहा हूँ वही आ जाओ, वो मेरा होटल है, मुझे तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है निशु के बारे में। आरव की बात सुन कुणाल ठीक है बोलता है। आरव कुणाल को अपने होटल का एड्रेस भेज देता है तो कुणाल अपने ड्राइवर को उसी तरफ ले जाने के लिए बोलता है। अभिनव जो वहां बैठ था वो कुणाल से पूछता है, क्या हुआ? आरव ने क्या कहा और हम कहाँ जा रहे हैं? तो कुणाल बोलता है, हम आरव के पास ही जा रहे हैं, उसने हमें उसके होटल पे बुलाया है। कुणाल की बात सुना अभिनव उसे आगे कुछ नहीं पूछता और वो दोनों चुपचाप बैठ जाते हैं। वही निशा के पास निशा को सौरभ की मॉम तैयार करने का सोचती है तो निशा उसे बोलती है, आप एक बार हमारी शादी के लिए ये दिन शुभ है या नहीं ये तो देख लीजिए। अगर आज का दिन शुभ नहीं हुआ तो हमारी शादी नहीं हो पाएगी और हम साथ में रह भी नहीं पाएंगे। निशा की बात सुन कौशल्या जी कुछ कहने ही वाली थी कि तभी रूम का डोर ओपन होता है और सौरभ अंदर आए हुए बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा जान, हम शुभ दिन देखना ही होगा। मैं अभी पंडित जी से बात करता हूँ। इतना बोल सौरभ अपना फोन निकल पंडित जी को कॉल करने लगते हैं तो उसे कौशल्या जी रोकते हुए बोलती है, इसकी क्या जरूरत है, हमें वैसे भी आज या फिर कल शादी करनी ही है। कौशल्या जी की बात सुन सौरभ बोलता है, नहीं मॉम, मुझे मेरी पूरी जिंदगी इसके साथ बितानी है तो अच्छे मुहूर्त पर ही शादी होनी चाहिए। उसकी बात सुन कौशल्या जी कुछ कहने वाली थी लेकिन तभी पंडित जी का कॉल लग जाता है तो सौरभ उसे शुभ दिन के बारे में पूछता है तो पंडित जी उसे कुछ बोलते हैं और फिर फोन रख देते हैं। सौरभ की मॉम उसे देखती है तो कुणाल उनकी तरफ देख बोलता है, शादी कल होगी, कल बहुत अच्छा मुहूर्त है। उसकी बात सुन कौशल्या जी कुछ कहना चाहती थी लेकिन उन्हें पता था उनका बेटा कैसा है तो वो कुछ नहीं बोलती।
निशा भी उसकी बात सुन थोड़ा रिलैक्स होती है। निशा सौरभ की तरफ सके बोलती है, मुझे बहुत भूख लगी है, अगर अभी खाना नहीं खा पाई तो बेहोश हो जाऊंगी। निशा की बात सुन सौरभ जल्दी से उसके लिए खाना मंगवाता है। निशा सौरभ से बोलती है, क्या तुम मेरे हाथ भी खोलोगे? तो मैं खाना कैसे खाऊंगी? उसकी बात सुन सौरभ बोलता है, मैं हूं ना, मैं खिला दूंगा तुम्हें खाना, लेकिन तुम्हारे हाथ पैर ऐसे ही बंधे रहेंगे। सौरभ की मॉम और बहन दोनों निशा और सौरभ को देख रहे थे। निशा अब अपनी एक्टिंग मोड में थी। उसने शादी तो कल करने के लिए सौरभ को तैयार किया, लेकिन अब उसे कल तक खुद को सौरभ की कैद से आजाद होना था। कौशल्या जी अपने बेटे से बोलती है, सौरभ तुम तो सकी बात मानकर शादी कल करोगे, और इससे पहले उसे वो कुणाल बचाने आया तो क्या करोगे? अपनी मॉम की बात सुन सौरभ थोड़ा चिढ़ते हुए बोलता है, मॉम, आपको क्या लगता है मैंने उसे यहाँ तक आने के बाद उसको रोकने के लिए कुछ भी नहीं करूँगा? मैंने सब कुछ पहले से तैयारी कर रखी है। बल्कि मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ आए ताकि मैं उसके सामने अपनी जान से शादी कर लूँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी होने वाली बीवी से शादी करने की? अब उसके सामने मैं मेरी जान से शादी करूँगा और उसे तड़पाऊँगा। सौरभ की बात सुन कौशल्या जी कंफ्यूज होकर बोलती है, क्या मतलब? वो ये तक कैसे आएगा? कल जब उसे तुमने निशा को कहा रखा है ये पता भी नहीं चलेगा। तो सौरभ हंसते हुए बोलता है, उसे मैं खुद इनविटेशन दूंगा। उसकी बात सुन कौशल्या जी और उसकी बहन दोनों शॉक रह जाती है। सौरभ की बहन कुणाल को अपने सामने देखने के ख्याल से ही खुश हो जाती है, लेकिन इसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि उसे पता था वो कुणाल के सामने इस फैमिली की मेंबर बनकर नहीं आ सकती। कौशल्या जी सौरभ पर चिल्लाते हुए बोलती है, तुम पागल हो गए हो? तुम्हें क्या लगता है कुणाल को तुम इनविटेशन दोगे और वो बिना कोई प्लानिंग किए यहाँ चला आएगा? अपने मॉम की बात सुन सौरभ थोड़ा इरिटेट होते हुए बोलता है, अगर उसे उसकी बीवी की जान प्यारी नहीं होगी तो वाली भी चालाकी कर सकता है। अपने बेटे की बात सुन अब कौशल्या जी भी खुश होती है। दोनों माँ बेटे की बात सुन निशा को थोड़ा डर लगता है, लेकिन वो जताती नहीं है। अब वो भी थोड़ा रिलैक्स हो गई थी, क्योंकि उसे पूरा यकीन था अगर कुणाल यहाँ आएगा तो उसकी शादी कभी भी सौरभ से नहीं होने देगा। निशा तो यही सब सोचते हुए खुश होती है। निशा फिर सौरभ की मॉम से बोलती है, मुझे वॉशरूम जाना है। निशा की बात सुन कौशल्या जी उसे रुड तरीके से मना करती है, तो निशा उसे बोलती है, अगर आप मुझे वॉशरूम नहीं जाने देंगी तो मैं यहीं पे गंदा कर दूंगी, फिर आपको ही सब साफ करना होगा और ये गंदी बदबू भी सहनी होगी। निशा की बात सुन कौशल्या जी चिढ़ते हुए बोलती है, तुम्हें देखो और तुम्हारी बातें सुन लगता नहीं कि तुम मित्तल खानदान की बेटी हो। कितनी बकवास बातें करती हो। उनकी बात सुन निशा बोलती है, मैं मित्तल खानदान की बेटी हूँ, लेकिन उनके साथ पली बड़ी नहीं हूँ, इसलिए मैं कैसे हुई बात कर सकती हूँ? निशा की ऐसे अपने साथ बात करते देख कौशल्या जी चिढ़ने लगती है और वो निशा की कुछ बोल पाती इससे पहले सौरभ बोलता है, मॉम आप चुप हो जाए, आप जानती है ये यहाँ से कितना भी भागने की कोशिश करे तो भी भाग नहीं सकती। अपने बेटे की बात सुन कौशल्या जी भी कुटिलता से मुस्कुरा देती है और फिर बोलती है, अच्छा ठीक है, तुम अपनी होने वाली बीवी के साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिताओ, मैं और तुम्हारी बहन तुम्हारे डैड से मिलने जा रहे हैं। इतना बोल कौशल्या जी और उनकी बेटी दोनों वहां से चले जाते हैं। सौरभ उन दोनों के जाने के बाद निशा के पास बैठ जाता है और उसे हाथ खोलते हुए उसे प्यार से बोलता है, जान तुम जानती हो मैं तुमसे बचपन से प्यार करते आया हूँ और आज तक मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही चाहा है, लेकिन तुम किसी और से प्यार करती हो जिसे देख मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम दोनों के लिए मेरे अकेले का ही प्यार काफी है। इतना बोल सौरभ निशा को रस्सी से फ्री कर देता है। निशा के हाथ पैर जब फ्री होते हैं तो वो अपनी कलाइयां मसलने लगती है और फिर अपने पैर स्ट्रेच करते हुए सौरभ को देखने लगती है। सौरभ निशा को ही देखते हुए एक कुटिल मुस्कान लिए बोलता है, तुम अब वॉशरूम जा सकती हो, लेकिन भागने की कोशिश मत करना क्योंकि तुम यहाँ से भाग ही नहीं पाओगी। निशा सौरभ की बात सुन उसे कंफ्यूज होकर देखने लगती है।
वही जब कुणाल और अभिनव आरव के होटल पहुंचा है तो आरव उन्हें सीधे उसके रूम का नंबर बता देता है और वो दोनों सीधे उसके रूम फ्लोर पर जाते हैं और उसके तुम की बेल बजती है। आरव उन्हीं का वेट कर रहा था तो वो झट से डोर ओपन करता है और उन्हें अंदर आने के लिए साइड हो जाता है। अभिनव और कुणाल अंदर आते हैं और जाकर सोफे पे बैठ जाते हैं। आरव भी उनके सामने वाले सोफे पे बैठ जाता है। कुणाल बिना वक्त गवाए आरव से पूछता है, बताओ तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया, क्या कुछ पता चला है? कुणाल के ऐसे पूछने से आरव एक गहरी सांस लेकर कुणाल की तरफ देख बोलता है, जब मैं बंगलो आया था तब मुझे मेरे एक आदमी से कॉल आया था जो कि सौरभ पे नजर रखे हुए था। उसने मुझे बताया कि सौरभ उसकी और निशा की शादी की तैयारियां कर रहा है। आरव की बात सुनते ही कुणाल गुस्से से उठ खड़ा होता है और अपनी मुठ्ठियां भींचते हुए बोलता है, उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरी बीवी से शादी करे। उसे तो मैं बताऊंगा कि मेरी बीवी के बारे में ऐसी सोच रखने वाले लोगों का क्या हाल होता है। कुणाल की गुस्सा करते देख आरव कुछ कहना चाहता था लेकिन तभी अभिनव भी बोलता है, उसे मैं भी बताऊंगा मेरी बहन पर बुरी नजर रखने वालों का क्या हाल होता है। जब पहली बार उसने मेरी बहन हमसे दूर करने की कोशिश की थी तब मैं छोटा था लेकिन अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। दोनों को इतना गुस्सा करते देख आरव दोनों से बोलता है, तुम दोनों पहले शांत हो जाओ और प्लान के बारे में सोचो, अगर ऐसे गुस्से से काम करोगे तो कुछ नहीं होगा। आरव की बात सुन दोनों थोड़े शांत होते हैं और सोफे पे बैठ जाते हैं। आरव उन्हें बताने लगता है, उन्होंने निशु को जहाँ रखा है वो जगह पूरी तरह से जंगल से घिरी हुई है, वहाँ से निशु अकेले बाहर नहीं आ सकती और हम भी उस विला के ज्यादा पास नहीं जा सकते क्योंकि उस जंगल में सौरभ के आदमी हमेशा उस विला को प्रोटेक्ट करने के लिए छुपे हुए रहते हैं। आरव की बात दोनों ध्यान से सुन रहे थे। आरव आगे बोलता है, वो एरिया बहुत डेंजर है इसीलिए निशा का वहां से निकलना इम्पॉसिबल है और उन लोगों ने निशु को बांध के रखा है, शायद उन्हें पता है कि वो बहुत अच्छे से फाइट करती हैं। कुणाल आरव की बात सुन कुछ सोचते हुए बोलता है, तो फिर हमें छुप के जाना होगा और जाते हुए उनके आदमियों को हमारे रास्ते से हटाना होगा ताकि हमें बाहर आने में कोई तकलीफ ना हो। कुणाल की बात सुन अभिनव बोलता है, ठीक है, फिर मैं मेरे सारे आदमियों को तैयार रहने के लिए कहता हूँ और तुम दोनों भी अपने सारे बॉडगार्ड्स को लाइट करो और फिर हम वहां जाने के लिए निकलते हैं। अभिनव की बात पर सब राजी हो जाते हैं और अपने अपने बॉडीगार्ड को अलर्ट करते हैं और फिर कुछ और तैयारियां करने कुणाल कहीं बाहर चला जाता है। अभिनव और सर्व भी अपनी तरफ से सब कुछ रेडी करते हैं। अभिनव विकास को बैकअप के लिए उस एरिया के आसपास रहने के लिए बोल देता है और फिर सब वहां जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। निशा को जब सौरभ वॉशरूम जाने के लिए कहता है तो निशा उसकी तरफ बिना देखे सीधे वॉशरूम में चली जाती है। वो भागने की बिल्कुल कोशिश नहीं करती और सीधे वॉशरूम में जाती है। सौरभ ने जब उसे किडनैप किया था तब उसने सिर्फ उसका मोबाइल लिया था। निशा जैसे ही वॉशरूम में जाती है वो डोर लॉक कर देती है। फिर अपना अपने गले में पहनी चेन निकाल उसमें जो पेंडेंट था उसे निकलती है। वो पेंडेंट दिखाने में एक सिंपल पेंडेंट की तरह ही था लेकिन अगर उसे कोई ध्यान से देखता तो पता चलता कि उसमें एक चिप है और उसी के साथ एक बटन भी। निशा उस बटन को प्रेस करती है। कायरा ने वो पेंडेंट स्पेशली निशा की सेफ्टी के लिए बनवाया था। निशा अगर किसी डेंजर में होगी तो उसे सिर्फ उस बटन को प्रेस करना था, उनकी को फोर्स थी उन्हें निशा डेंजर में है ये मैसेज के साथ ही उसकी एग्जैक्ट लोकेशन भी मिल जाएगी। निशा के बटन प्रेस करते ही निशा जल्दी से उस पेंडेंट को चेन के साथ अपने गले में पहन लेती है और फिर अपने चेहरे पर थोड़ा पानी छिड़क वॉशरूम से बाहर आ जाती है। सौरभ उसका बाहर ही वेट कर रहा था। सौरभ निशा को बाहर आते देख उसके पास जाता है और उसे पूछता है, क्या तुम्हें भूख लगी है, कुछ खाना चाहोगी? सौरभ की बात सुन निशा नमे सिर हिलती है और बेड में जाके बैठ जाती है। उसे ऐसे करते देख सौरभ उसके पीछे जाता है और उससे पूछता है, क्या हुआ जान, तुम इतनी शांत क्यों हो गई, तुम्हें बाहर जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा क्या? सौरभ को ऐसे खुद को तंज भरी आवाज में बात करते देख निशा उसे अजीब सा मुंह बनाकर देखती है। सौरभ उसके कंधे पर हाथ रख उसके बाजू में बैठता है लेकिन निशा उसका हाथ बाजू में कर उसके थोड़ा दूर हो जाती है।
निशा को ऐसे करते देख सौरभ को गुस्सा आता है और वो गुस्से में निशा के कंधों में पकड़ उसे अपनी तरफ कराने दांत चबाते हुए बोलता है, एक बात अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो कि कोई तुम्हें यहाँ मुझसे नहीं बचाएगा और मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ, इसीलिए कभी भी तुम्हारे पास आ सकता हूँ। सौरभ की बात सुन निशा उसे गुस्से से देखने लगती है। उसे ऐसे करते देख सौरभ फिर एक टेढ़ी मुस्कान के साथ बोलता है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें अभी हाथ नहीं लगाऊंगा। अभी तक इतना वेट किया है तो एक दिन और सही में शादी के बाद ही तुम्हारे पास आऊंगा। उसकी बात सुन अब निशा भी टेढ़ी स्माइल के साथ बोलती है, पहले शादी तो होने दो, फिर बाद में इस बारे में सोचना। निशा की ऐसे बार बार शादी न होने के बारे में इतना कॉन्फिडेंस से बोलते देख सौरभ अब चिढ़ने लगा था। उसे निशा का ये कॉन्फिडेंस देख गुस्सा आ रहा था। सौरभ निशा के ऊपर अपना गुस्सा नहीं उतरना चाहता था, इसलिए वो वहां से चला जाता है। निशा उसे एक स्माइल के साथ जाते हुए देखती है। सौरभ ने उसे इस बार चेयर से बांधकर नहीं रखा था। उसने जैसे उस पेंडेंट में जो बटन था उसे प्रेस किया था तो उसकी लोकेशन कायरा और उसके साथ जो काम करते थे उन सबको मिल गई थी। वो लोग कायरा को कॉल कर निशा के डेंजर में होने के बारे में बताते हैं। कायरा जब ये सुनती है तो वो बहुत शॉक रह जाती है, लेकिन फिर उन सबको कुछ इंस्ट्रक्शन देती है और फिर झट से आरव को कॉल करती है। आरव कायरा को कॉल देख पहले इग्नोर करना चाहता था, लेकिन उसने कुछ सोचकर उसका कॉल उठा लिया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई कायरा आरव को कुछ भी बोलने का मौका दिए बिना उसे बोलती है, भाई निशा खाते में है। कायरा की बात सुन आरव कंफ्यूज और शॉक होता है। आरव अपन फोन झट से स्पीकर पर डालता है ताकि सब सुन सके। वो फिर कायरा से पूछता है, तुम क्या बोल रही हो? निशा डेंजर में है मतलब क्या है? तो कायरा झट से बोलती है, मैंने निशु के लिए एक पेंडेंट बनाया था जिसमें एक ऐसी चीप थी जिसे प्रेस करते ही हमें निशु के लोकेशन के बारे में पता चलता, और मैंने और निशु ने ये डिसाइड किया था कि जब कभी अगर वो किसी बड़ी मुसीबत में हो और खुद को वहां से निकल नहीं पाएगी तो वो इस चीप से हमें सिग्नल भेज सकती है। कायरा की बात सुन आरव बोलता है, तो तुम्हें निशु ने सिग्नल भेजा है इसलिए तुम बोल रही हो कि वो डेंजर में है? तो कायरा हाँ बोलती है और आगे बोलती है, निशु ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की होगी लेकिन खुद को छुड़ा नहीं पाई होगी, इसलिए उसने मुझे अपनी लोकेशन उस चीप से भेजी है। तो आरव उसे बोलता है, तुम मुझे वो लोकेशन भेजो, मैं उसे ढूंढता हूँ। तो कायरा ठीक है बोलकर उसे लोकेशन भेज देती है। आरव उसे आगे बोलता है, कुछ भी हो जाए तुम इस बारे में किसी को नहीं बताओगी, मैं कुणाल और अभिनव को लेकर निशा को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। कायरा पहले तो आरव की बात को मानना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर कुछ सोच वो मान जाती है। आरव और कायरा की सारी बातें अभिनव और कुणाल ने सुनी थी। आरव अपने मोबाइल पर कायरा ने जो निशा की लोकेशन भेजी थी वो देखता है तो वो लोकेशन वही थी जो उन्हें मिली थी। आरव कुणाल और अभिनव के साथ होटल से निकल जाते हैं। तीनों अलग अलग उस जगह जाने वाले थे। तीनों वहां से निकल जाते हैं। तीनों एक दूसरे से कांटेक्ट में थे। पहले आरव उस जगह पहुंच जाता है। उसके अपने साथ कई सारे अपने बॉडीगार्ड्स लाए थे। आरव अपने बॉडीगार्ड्स को अपने साथ लेकर आगे जाने लगता है। उधर कुणाल और अभिनव भी अपनी अपनी जगह पहुंच चुके थे। उन दोनों ने भी अपने साथ कई सारे बॉडीगार्ड्स लाए थे। वो सब उस जंगल में घुस जाते हैं। सब सौरभ के एक एक आदमी को अपने रास्ते से हटाते हुए आगे बढ़ रहे थे। वो लोग सौरभ के सारे लोगों को खत्म कर उसके मेंशन को घेर लेते हैं। रात का वक्त होने की वजह से बाहर बहुत अंधेरा था, इसीलिए किसी को भी उनके आने की भनक नहीं लगी थी। वही मेंशन के अंदर सौरभ की पूरी फैमिली जश्न मना रहे थे कि उन्होंने कुणाल के नाक के नीचे से उसकी वाइफ को किडनैप किया, लेकिन उसे पता भी नहीं चल और वो अब अपनी वाइफ को पागलों की तरह ढूंढ रहा होगा। यही सब वो इमेजिन कर जश्न में मगन हो जाते हैं, लेकिन सौरभ की मॉम कुणाल को बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए वो अपने हस्बैंड से कहकर जिन लोगों को उन्होंने कुणाल और निशा की फैमिली पर नजर रखने के लिए कहा था उनको कॉल कर सब ठीक है कि नहीं पूछने के लिए बोलती है। कौशल्या जी की बात मान उसके हस्बैंड अपने लोगों को कॉल कर वहाँ क्या चल रहा है पूछता है तो वो लोग बताते हैं कि यहाँ सब कुछ ठीक है। ये सुन कौशल्या जी थोड़ा रिलैक्स होती है, लेकिन उन्हें अभी भी बेचैनी हो रही थी।
सौरभ फिर से निशा के रूम में खुद खाना लेकर जाता है तो देखता ही कि निशा आराम से बेड पर सो रही है। सौरभ उसे इतना रिलैक्स देख हैरान रह जाता है। वो खाना वहां टेबल पर रख निशा को बिना डिस्टर्ब किए वहां से चला जाता है। निशा सौरभ के जाते ही अपनी आंखें खोलती है और उठकर बैठ जाती है। वो खान की प्लेट की तरफ देखती है लेकिन खाना नहीं खाती। उसे कुणाल की बहुत याद आ रही थी। वो इतना रिलैक्स सिर्फ इसीलिए थी कि उसे मैसेज मिल गया कि उसे कोई बचाने आ रहा है। कुणाल आरव और अभिनव को एक साथ छुपकर अंदर जाने के लिए कहता है और अपने कुछ बॉडीगार्ड्स को वहीं बाहर नजर रखने के लिए छोड़ खुद भी मेंशन के पीछे से अंदर चला जाता है। कुणाल पीछे से अंदर जाकर अपने बॉडीगार्ड्स को सब तरफ निशा को ढूंढने के लिए भेज देता है और खुद भी छुपते हुए निशा को ढूंढने लगता है। वही आरव और अभिनव सामने से गए थे तो वो सबको एक एक कर मरते हुए अंदर आ जाते हैं और देखते हैं कि सब लोग वहां जश्न मना रहे हैं। इसी मौके का फायदा उठाते हुए वो लोग चुपके से इधर उधर फैल जाते हैं और निशा को ढूंढने लगते हैं। सौरभ का ये मेंशन बहुत बड़ा था इसीलिए उन लोगों को निशा को ढूंढने में वक्त लग रहा था लेकिन वो लोग निशा ढूंढना जारी रखते हैं। सौरभ जो निशा के रूम से बाहर आया था उसे अपने मेंशन में कुछ अजीब फील होता है जैसे कोई छुपकर बैठा हो। वो इधर उधर नजर घुमाकर देखता है लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखाता। लेकिन कब उसे शक होने लगा था। वो सीधे अपने रूम में चला जाता है। कुणाल निश को ढूंढ ही रहा था कि उसे सौरभ का एक आदमी देख लेता है और वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वो आदमी किसी को बुलाए इससे पहले ही कुणाल उसकी गर्दन मरोड़ देता है तो वो आदमी वही जमीन पर गिर जाता है। कुणाल आगे बढ़ जाता है, उसे निशा कहीं नहीं मिल रही थी। उन लोगों ने ऑलमोस्ट सारे रूम्स चेक किए थे लेकिन उन्हें वो कहीं नहीं मिली। सौरभ अपने रूम में जाकर अपना लैपटॉप लेकर बैठ जाता है और अपने मेंशन के सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगता है। जब वो फुटेज चेक कर रहा था तो उसे कुछ जगह पर फुटेज डिलीट होती दिखाई दे रही थी। ये देख वो समझ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसलिए वो जल्दी से अपने रूम से निकल बाहर आता है और सीधे निशा के रूम में चला जाता है। निशान तक उठाकर फ्रेश हो चुकी थी। सौरभ निशा के रूम में जाते हुए ही अपनी मॉम को कॉल कर निशा के रूम में बुला लेता है। जब सौरभ निशा के रूम की तरफ जा रहा था तभी उसे लगता है कि कोई उसके पीछे है। और जब वो पीछे देखता है तो कोई भी नहीं था। वो फिर से आगे बढ़ जाता है और निशा के रूम के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और वहां रखे फ्लावर वास को थोड़ा घूमता है तो वहां एक डोर ओपन होता है। कुणाल जो उसके पीछे था वो जब ये देखता है तो समझ जाता ही कि सौरभ ने निशा को यही रखा होगा। वो सौरभ के पीछे जाने ही वाला था कि उसे पीछे से कदमों की आहट सुनाई देती है जिसे सुन वो जहां था वहीं छुप जाता है। वो देखता ही कि उसका बुआ वहां आ रही है। कौशल्या जी वहां से सीधा सौरभ जिस रूम में गया था वही चली जाती है और डोर बंद कर देती है। कुणाल अपनी जगह से बाहर आता है और आरव और अभिनव को भी अपने पास बुला लेता है। आरव और अभिनव जल्दी से उसके पास आते हैं और फिर कुणाल उन्हें वो सब कुछ बता देता है जो उसने अभी देखा और फिर बोलता है, मुझे पक्का यकीन है कि इन लोगों ने निशा को यही रखा होगा। कुणाल की बात पर आरव और अभिनव दोनों सहमत होते हैं। फिर वो तीनों कौशल्या जी और सौरभ का बाहर आने का वेट करते हैं। पूरे 20 मिनट हो जाने के बाद भी जब वो दोनों बाहर नहीं आते तब कुणाल उस तरफ जाने को होता है कि उसे सौरभ की आवाज सुनाई देती है। सौरभ जोर से चिल्लाकर कुणाल से बोलता है, कुणाल मैं जानता हूँ तुम यही हो। तुम यहाँ अपनी बीवी को ढूंढते हुए आए हो। अगर तुम्हारी बीवी सही सलामत चाहिए तो मेरे सामने आओ नहीं तो। इतना बोल वो आग की बात अधूरी छोड़ देता है। कुणाल को सौरभ की बात सुन बहुत गुस्सा आता है। कुणाल आरव और अभिनव को पीछे रहने का बोल वहां से जाने लगता है लेकिन फिर पीछे मुड़ बोलता है, उसे अभिनव के यहाँ होने का भी शक होगा। अगर उसने अभिनव की भी बुलाया तो आरव तुम किसी भी हालत में हम दोनों की परवाह किए बिना निशा को यहाँ से ले जाना। आरव कुणाल की बात पर कुछ कहना चाहता था लेकिन कुणाल उसे बोलने का मौका नहीं देता और वहां से चला जाता है। अभिनव आरव की तरफ देख बोलता है,
तुम वही करो जो उसने कहा है, क्योंकि उसने कुछ सोचकर ही ये सब कहा होगा, इसीलिए वही करो जो उसने कहा है, दूसरा कुछ भी मत करना। अभिनव की बात सुन आरव हाँ में सिर हिला देता है। आरव और अभिनव फिर से चुप जाते हैं। कुणाल धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ जाता है। निशा उसे ही देखती है। कुणाल की जब नजर निशा से मिलती है तो वो उसे ऊपर से नीचे तक चेक करता है, जैसे देख रहा हो उसे कहीं चोट तो नहीं आई। निशा उसके इमोशंस को अच्छे से समझ रही थी, वो अपनी पलकें झपकाकर उसे वो ठीक है कहती है। कुणाल उसे ही देखता है। सौरभ उन दोनों को ऐसे एक दूसरे को प्यार से देखते देख उसे गुस्सा आता है और वो कुणाल को गुस्से से बोलता है, लगता है तुम्हें अपनी बीवी की कोई फिक्र नहीं है, इसीलिए तो इतने आसानी से यहाँ चले आए। कुणाल सौरभ की बात सुन निशा से नजरें हटाकर सौरभ को देखने लगता है। सौरभ उसकी नजरें अपने ऊपर देख उसे फिर से बोलता है, सच में तुम्हें मानना पड़ेगा कि तुमने मेरी इतनी सीक्रेट जगह ढूंढ ली, वो भी इतनी जल्दी। सच में तुम तो अपनी बीवी के लिए खुद मौत के मुंह में आ गए। इतना बोल वो हंसने लगता है। निशा और कुणाल दोनों उसे बिना किसी एक्सप्रेशन के देख रहे थे। उनके चेहरे से वो दोनों क्या सोच रहे हैं किसी को पता नहीं चल रहा था। सौरभ उन दोनों को इतना शांत देख अपने लोगों को कुछ इशारा करता है। सौरभ के लोग कुणाल और निशा के ऊपर गन पॉइंट करते हैं। सौरभ फिर से कुणाल की तरफ देख बोलता है, तुमने जितने भी लोग यहाँ लाए हैं उन्हें बाहर आने के लिए कहो और मेरे होने वाले सेल साहब को भी बाहर आने के लिए कहो। मैं जानता हूँ कि वो भी यहाँ अपनी बहन के लिए आया होगा। सौरभ की बात सुन निशा कुणाल को देखती है, जैसे पूछ रही हो कि क्या ये सच बोल रहा है। तो कुणाल उसे बिना जवाब दिए सबको बाहर बुलाता है। सिर्फ आरव और उसके बॉडीगार्ड्स ही छुप कर रहते हैं। निशा जब ऊपर देखती है तो उसे अभिनव नीचे आता हुआ दिखाता है। कुणाल और अभिनव को देख सौरभ अपनी मॉम से बोलता है, देखी मॉम, हम तो सिर्फ मेरी जान के हस्बैंड को अपनी वाइफ की शादी दिखाना चाहते थे, लेकिन यहाँ तो मेरे साले साहब भी आ गए हैं। इतना बोल वो अभिनव की तरफ देख उसे हंसते हुए बोलता है, वेलकम साले साहब, आपको ये देखकर बहुत अच्छा लगा। सौरभ को ऐसे बात करते देख अभिनव उसे गुस्से से देखता है। तभी सौरभ अभिनव को इग्नोर कर अपनी मॉम और बहन की तरफ देख बोलता है, मॉम अब शादी कल नहीं होगी, आज ही होगी। हमारे यहाँ मेरी जान के यहाँ से मेहमान आए हैं, इनकी खातिरदारी मैं करता हूँ और आप मेरी जान को रेडी कीजिए शादी के लिए। अपने बेटे की बात सुन कौशल्या जी हंसते हुए बोलती है, ठीक है बेटा, अपने मेहमानों का अच्छे से ख्याल रखना, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। फिर वो अपने कुछ लोगों के साथ निशा को गन पॉइंट पे वहां से किसी रूम में ले जाती है और निशा को अच्छे से तैयार करने लगती है। निशा भी बिना कुछ बोले और बिना कुछ किए चुपचाप तैयार हो रही थी। निशा को ऐसे देख कौशल्या जी एक तंज भरी लहजे में बोलती है, लगता है तुम मेरे बेटे से शादी के लिए बहुत एक्साइटेड हो। उसकी बात सुन निशा उसे कुछ नहीं बोलती और चुपचाप बैठ जाती है। निशा को इतना शांत देख कौशल्या जी उसे पूछती है, वैसे मेरे बेटे ने तुमसे क्या कहा जिसे तुम उससे शादी करने तैयार हो गई?